चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा फॉर्मेट और साथ साथ एनसीईआरटी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब है कि इसको अगर आज वाली क्लास को अगर आपने पूरा ले लिया और मेरे दिए हुए या करे हुए 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, एक क्वेश्चन आपको घर से मिलेगा। अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो एग्जाम के अंदर कैश फ्लो का कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। डन। तो अभी आप मेरे साथ पहले फॉर्मेट देखो, उसको लर्न करो और उसके बाद मेरे साथ वो 3 क्वेश्चन करो। कैश फ्लो आज के आज खत्म हो जाएगा। डन सर। मैंने ना यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ, बेसिक सा फॉर्मेट है, मैं सारी चीजें इसी में डालूंगा, ठीक है। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ जनरली इतना बड़ा होगा ये फॉर्मेट, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चले बेटा, ठीक है। आज पूरा का पूरा फॉर्मेट करा देंगे। डन। सबसे पहले अपने को ऊपर क्या लिखना होता है दोस्त? क्या बात है, ऊपर लिखो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर उसके बाद अपने को यहां पे लिखना होता है पर्टिकुलर्स। यहां पे डन। अब चलो सर देखते हैं सर, एक एक करके सब कुछ देख लेंगे बेटा, ठीक है। एक एक करके सब कुछ देख लेंगे सर। सबसे पहला होता है इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होता है कहां से? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डन। मैं इसको थोड़ा सा बाकी से अलग करने के लिए इसके नीचे एक लाइन भी खींच दूंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। YouTube के अंदर ही मैंने एक फॉर्मेट कराया हुआ है जहाँ पे मैंने पूरा कैश फ्लो 5 अलग अलग स्टेप में कराया हुआ है, लेकिन आज वाली क्लास में मैं 5 स्टेप को कंसोलिडेट करके करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक। डन सर। क्वेश्चन सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा बेटा? अपने को यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या लिखा मैंने? टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब सवाल है कि ये वाला फिगर मैं कौन से ब्लॉक पे लिखूंगा, पहले वाले या दूसरे वाले में? सर मैं इसको लिखूंगा पहले वाले में। लेकिन सर ये फिगर मुझे कहां से मिलेगा? सर ये फिगर मुझे मिलेगा वर्किंग नोट 1 से। वर्किंग नोट 1 से। अब आओ सर इसी के बगल में बनाओ आप मेरे साथ वर्किंग नोट 1। इसी के साथ बनाओ आप मेरे साथ वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट का यही हेडिंग रख दो, क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब क्योंकि आप बच्चे ना अब मुझे थोड़े से बड़े लगने लगे हो, है ना। अब ऑब्वियसली सी बात है, बड़े वाले काम करोगे तो बड़े तो लगोगे ही। कुछ काम आपने इतनी छोटी सी उम्र में शुरू कर दिए जो लोग बड़ी बड़ी उम्र में नहीं शुरू कर पा रहे, तो बड़े तो आप हो गए हो। अब आप मेरी बस एक चीज को समझना, अगर आप दिमाग लगाने लग गए हो तो ये सिर्फ देखना है बेटा, मेरी तरफ स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन पे देखना। आपको याद है कि बचपन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था? हाँ जी सर। मैं उसका एक छोटा सा इमेज बना देता हूं ताकि आपको पता रहे। और यहाँ पे क्या आता था सर? इसको हम लोग क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट आने के बाद अब जब आप लोग 12th क्लास में आ गए हो कि आपको पता है कि नेट प्रॉफिट से क्या घटता है? टैक्स घटाते हैं, तो फिर क्या जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अब आप लोग बिजनेस स्टडीज भी पढ़ने लगे हो तो अब आपको पता चल गया है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अपन क्या देते हैं सर? डिविडेंड। क्या देते हैं सर? कौन सा डिविडेंड?
प्रेफरेंस का डिविडेंड। किसका देते हैं? अब जब उसके बाद पैसा बच जाता है तो हम लोग किसका डिविडेंड देते हैं? हम लोग डिविडेंड देते हैं बेटा इक्विटी का। बोलो समझ में आया क्या? सर अगर उसके बाद भी पैसा बच जाता है तो पैसे को हम लोग कहां डाल देते हैं? मान लेते हैं पैसा अभी भी बच गया तो हम लोग क्या करते हैं सर, थोड़ा सा पैसा हम लोग डाल देते हैं जनरल रिजर्व में। कहां डाल देते हैं सर? अब भी पैसा बच गया तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसका नाम रख देते हैं सरप्लस। क्या रख दिया? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, देखो समझोगे तभी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? आपके पास पहले नेट प्रॉफिट होता था और नेट प्रॉफिट में से आप देते थे टैक्स। टैक्स के बाद क्या आता था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये पैसा आपका है क्योंकि आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अब आपका है। आपने इन पैसों को एप्रोप्रिएट किया। क्या एप्रोप्रिएट किया? पहले आपने प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया और वैसे भी प्रेफरेंस को डिविडेंड देना जरूरी है। उसके बाद आपने इक्विटी को डिविडेंड दिया। उसके बाद आपने कुछ पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया और उसके बाद आप कहां आए? सरप्लस, जो आपके बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के पास दिखता है। अब क्वेश्चन कहता है कि आपके एग्जाम में उन्होंने क्या दिया है। अगर आपके एग्जाम में उन्होंने ये दिया है आपको सरप्लस, तो आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? आपको यहां पहुंचना पड़ेगा। आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? पीछे। कहां? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही तो है, हमें वहां पहुंचना है। देखो पीछे मुझे यही निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बोले बात समझ में आई? लेकिन अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया तो फिर मुझे यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। मुझे यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ क्या करना पड़ेगा? टैक्स को जोड़ना है। जो आपने घटा दिया था टैक्स को जोड़ देना। कितना सिंपल है। अब ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि सीयूटी के 1 नंबर के एमसीक्यू में आ गया और बच्चों ने कहा कि सर ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, मुझे पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता, ये सब ऐड लेस करना पड़ता। भाई कुछ नहीं करना था, बस एक टैक्स को एडजस्ट करना था। यूजुअली जो एमसीक्यूज होते हैं ना, उसमें उतनी इंफॉर्मेशन होती है जितनी यूज होनी हो, लेकिन सीयूटी के उस सवाल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी और यूज कुछ भी नहीं होना था। ओहो, इसका मतलब दिमाग तो खोलना पड़ेगा। डन। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपके एग्जाम में वो क्या देगा आपको? वो आपको सरप्लस देगा। और अगर सरप्लस देगा तो हमें ये सब चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बताओ सरप्लस कहां मिलता है? क्या बात है बेटा, ये रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है बैलेंस शीट में। डन। आओ सर, अब आओ सर मेरे साथ वर्किंग नोट बनाओ। आप लोग वर्किंग नोट एक पेज अगला पेज छोड़ने के बाद थर्ड पेज पे बनाना। डन। एक पेज दूसरा पेज छोड़ने के बाद थर्ड पेज पे बनाना, क्योंकि फॉर्मेट बड़ा है बेटा। डन। नहीं, ये तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बेटा, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कि जो थोड़ा बहुत सीरियस मुझे दिखने लगे। तुम तो जो कर रहे हो वो करो, तुमको बैठना है बैठो, नहीं बैठना है तुम जा सकते हो बिंदास। डन सर, आओ। हाँ, ये वाला भी छोड़ना है, अब इस पे बनाना। हाँ लिखो बेटा, अब यहाँ पे तुम बेटा बिंदास जा सकते हो। लिखो डिफरेंस ऑफ सरप्लस। डिफरेंस ऑफ सरप्लस। भाई कौन से सरप्लस को कौन से घटाना है? कौन से को कौन से घटाना है? क्लोजिंग को ओपनिंग से या ओपनिंग को क्लोजिंग से? सर मुझे समझ नहीं आता। 2026 को 25 से या 25 को 26 से? वेरी गुड बेटा, तो यहां पे लिख लो 26 को 25 से और आप उसको यहां लिख दोगे। डन। अब उसके बाद आप इसमें 4 चीजें जो माइनस हो गई थी आप वो इसमें लाके ऐड कर देना। कौन कौन सी चीजें बेटा? नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नंबर 1, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व भी है, वरना एक बच्चे को अभी डाउट आ जाएगा, सर एक डाउट है। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब कोई सा भी रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब कोई सा भी रिजर्व। अब मुझे बताओ, पिछले साल अगर रिजर्व 1 लाख रुपए था, इस साल रिजर्व बढ़ के 1,70,000 रुपए हो गया, तो अपने को कितना बढ़ाना है घटाना है? वेरी गुड। तो मतलब किसको किससे घटाया? क्या बात है बेटा, 26 को 25 से।
26 को 25 से, डन। हाँ, अगला इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड भाई, ये इंटरम डिविडेंड कहां होगा? भाई ये इंटरम डिविडेंड कहां होगा? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा। इंटरम डिविडेंड आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा, ये कह के कि इस साल के बीच में हमने इतना डिविडेंड बांटा था, तो आप उसको लाके ऐड कर देना। नेक्स्ट बेटा, अगला क्या होगा सर? प्रपोज्ड डिविडेंड। भाई प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा वाला? प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? भाई प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बोलो? जिसको प्रपोज कहते हैं। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा सुन लो, वैसे तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इस साल एंड हुआ 25, मान लेते हैं 31 मार्च 2025 एंड हुआ, तो इसमें पूरे साल की बैलेंस शीट बनी होगी 24-25 की। उसके बाद डायरेक्टर्स कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसी साल में, जून जुलाई अगस्त के आसपास। उसके बाद उसमें से वो डिक्लेयर करते हैं, प्रपोज करते हैं कि इतना डिविडेंड अपने को देना है। लेकिन सर ये पिछले साल का प्रॉफिट था जो इस साल प्रपोज हुआ, और वो इस साल पे भी होगा, तो इसका मतलब यहां पे हम लोग कौन से ईयर का लेंगे? 20, बोलो सर 25 या 26? 25 का। और ये भी अपने को कहां मिलेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा सर। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर उसने 25, 26 दोनों का दिया है, तो अपन 26 को इग्नोर करेंगे और पिछले साल मतलब 25 वाला ले लेंगे सर। चलो, 3 बातें याद हो गई। फोर्थ, इसके बाद हमें लेना है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, चलो सर इसको ध्यान से देखना बेटा, ये वाला सिर में दर्द कर सकता है आपके, ये वाला आपके सिर में दर्द कर सकता है अगर आपने ये वाला ध्यान से नहीं देखा तो। ये वाला आपके सिर में दर्द कर सकता है सर। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या? अब यहाँ पे दो बातें हैं, देखो सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, बहुत मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लोगे तो बात समझ में आ जाएगी। आप पहले इधर देखो, लिखना कुछ नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 1। नंबर 1 में मैंने लिखा नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहली बात, लिखना कुछ नहीं, बस पहले यहाँ पे देखना है। मैंने क्या लिखा? नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ रहेगा, या नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ रहेगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन वो जो नीचे लिखी हुई रहती है। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है टैक्स के बारे में, तो आपको कौन सा वाला लेना है सर? लेकिन दूसरी बात सर, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा भी जिक्र हुआ है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा भी जिक्र हुआ, किसका किसका जिक्र हुआ है? टैक्स के बारे में। या तो उन्होंने बोला है टैक्स पेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में, या लिखा है टैक्स का प्रोविजन मेड, तब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा। ओहो, वर्किंग नोट 2 का मतलब, आओ ना सर बगल में, आओ, अब आओ सर, देखो मेरे साथ, वर्किंग नोट 2, और वर्किंग नोट 2 से मिलेगा आपको फिगर। आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ सर, वर्किंग नोट 2 पे आओ। वर्किंग नोट 2 का क्या नाम होगा? वर्किंग नोट 2 का मतलब क्या होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आओ सर, प्रोविजन फॉर टैक्स तो एक अकाउंट होता है। हाँ जी सर, ये एक अकाउंट होता है, ये अकाउंट की तरह ही बनेगा, बनाओ, ये अकाउंट की तरह ही बनेगा। भाई इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इसको मुश्किल मत समझो, ये आसान है, मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूं। अब प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए क्या होती है? एसेट होती है कि लायबिलिटी होती है? बोलो ना सर, लायबिलिटी होती है। ये क्या होती है?
लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, लेकिन कौन से ईयर का, 25 का या 26 का? 25 का। 25 का जो होगा वो यहां पे लिख दोगे, और 26 का कहां पे लिखोगे, नीचे, टू बैलेंस सीडी। कब का? 26 वाले का। और ये दोनों फिगर आपको कहां से मिलेगी? क्या बात है, लड़का तो नीच है बेटा। ये दोनों फिगर आपको मिलेगी बैलेंस शीट से। बोला ना, इसकी प्रॉब्लम बेटा ओवर कॉन्फिडेंस है। बिना पढ़े किस तरीके से बात कर सकते हैं आप, इससे ट्रेनिंग लो। ये बिना पढ़े कुछ भी बोल सकता है बेटा, और बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। यहां तो चल जाता है, यहां चल जाएगा, लेकिन जब ये कंपटीशन के एग्जाम में बैठेगा वहां नहीं चलेगा, इंटरव्यू में बैठेगा वहां नहीं चलेगा, रियल लाइफ में नहीं चलेगा बेटा। डन, यहां तो चल जाता है, यहां तो सर ठीक है। डन सर, चलो पहले ये दोनों चीजें लिखी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरे वर्ड्स पे कमांड होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सही है कि गलत है। चलो सर, हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने बोला होगा कितना टैक्स हमने इस साल पे किया, या बोला होगा कितना टैक्स हमने इस साल प्रोविजन बनाया है। अगर टैक्स पेड होगा तो यहां पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टैक्स पेड। और ये कहां मिलेगा सर? मुझे ये मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जो कि मैंने यहां लिख दिया। बोलो समझ में आया क्या? लेकिन 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 मैंने यहां पे ना सर्कल बना दिया, क्योंकि अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं देगा तो वो क्या देगा सर? वो इधर देगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है? प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड। और ये भी कहां पे दिया हुआ रहेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सर अब इतना आसान करके कौन बताएगा, लेकिन मैंने देखो इसको भी सर्कल में डाल दिया। सर सर्कल का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक होगा और एक मेरे को निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत आगे जाने वाले हो आप लोग। डन हो गई ये बात जी, डन, नोट कर लो सर। डन हो गया। अब थोड़ा सा आगे जाने दोगे तो मैं मजा दिला दूंगा आपको, पक्का पक्का। अबे हंस रहा है। डन सर, ये याद हो गया दोनों फॉर्मेट। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है तो आप मुझे बोलो, मैं ब्रेक देके आपको याद करने का टाइम देता हूँ। नहीं? डन सर। अब आ जाओ सर, वैसे तो ना मुझे इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रहने देता हूँ इसको। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे रहने देता हूँ, यहीं पे इसको ब्रेक लगा देता हूँ। लेकिन भाई इसमें ना दो चीजें और होती है, मैं ग्रीन पेन से इसको नोट करा दे रहा हूँ। आप इसको इतना इंपॉर्टेंट मत समझना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो बेटा, आपको ना यहाँ पे प्लस भी करना पड़ सकता है और माइनस भी करना पड़ सकता है। क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अरे भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन से होते हैं? जैसे इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाना, ये हुआ कि पैसा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मिला, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटी। या आपके यहाँ पे भूकंप आ गया, आग लग गई, चोरी हो गई, इससे आपके कैश का नुकसान हो गया, तो इसमें पैसा चला गया बेटा। ठीक, तो ये सब दो चीजें हुई जहां पे पैसा आएगा या जाएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से है। लेकिन ये एग्जाम में आपके आ नहीं रहा, बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया कि इसका भी एडजस्टमेंट होता है। आप ये कर दो सर। डन। अच्छा, लास्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लेस होता है। ये क्या होता है? लेस। क्या है सर? ये इनकम टैक्स का रिफंड अगर आया था और आपने उसको अपने कैश में ऐड कर दिया था, तो आप यहां पे लेस कर देना, इनकम टैक्स रिफंड अगर आया होगा तो आप यहां पे उसको लेस कर देना। और इस सब को आप टोटल लगाओगे तो क्या आएगा? आंसर क्या आएगा दोस्त, बोलो? बहुत बढ़िया बेटा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डन सर, ये कंप्लीट हुआ। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज 2 मिनट का टाइम लेके इसको याद कर लो प्लीज। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये दोनों याद कर लिया और आपको ये वाली फिगर मिल गई। सर ये वाली फिगर मिल गई ना? ये वाली फिगर मुझे मिल गई। ये वाली फिगर मुझे कहाँ लिखनी है सर? यहाँ पे लिखनी है, वर्किंग नोट 1 में मैंने लिख दिया। डन। अब आओ सर आगे।
अब आपको इसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है दोस्त? ऐड करो सर, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। लेकिन नेचर याद रखना बेटा, इसका नेचर एक्सपेंसेस का है। जल्दी जल्दी जल्दी, डन हो गया। क्या ऐड करना है इसमें? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लेकिन जिसका नेचर कैसा होगा? एक्सपेंस का होगा। मतलब इसके अंदर मैं आपको 5 आइटम लिखवाने वाला हूं, या तो वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होगा। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब पैसा कमाने के लिए उसका कोई यूज नहीं है, या फिर वो नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब वो भले एक्सपेंसेस है लेकिन उसके लिए पैसा खर्च नहीं हुआ है। सर वो कौन कौन से आइटम है? लिखो वो आइटम। सर उन आइटम को आप ऐसे याद रखोगे, DILIP, दिलीप यू से याद रखोगे आप। किससे याद रखोगे? दिलीप यू से। सर कौन कौन से आइटम है वो? सर पहला आइटम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। अब डेप्रिसिएशन तो आपको पता है जो फिक्स एसेट के ऊपर लगता है, लेकिन अमोर्टाइजेशन का मतलब जो इंटेंजिबल के लिए। अब इसके लिए कमाल की बात सुनना और इसको हमेशा याद रखना। अगर आपका इंटेंजिबल आइटम, एग्जांपल के लिए गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू घटती है मतलब वो क्या है? अमोर्टाइजेशन। लेकिन अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ती है तो वो क्या है? वो परचेजेस है। वो क्या है सर? परचेजेस। अब ध्यान से समझना, गुडविल पिछले साल 1 लाख रुपए का था, इस साल की बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है 70,000 का, तो 30,000 क्या हो गया? अमोर्टाइज हो गया, और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां पे आएगा अमोर्टाइजेशन में। बोलो याद रखोगे? पक्का पक्का, डन सर। आगे लिखो सर, आई का आई किस लिए होता है बेटा? लिखो सर, इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, LTB, स्लैश मार के यहां पे लिखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, होते वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है, बस आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। लेकिन बेटा यहां पे आपको शॉर्ट टर्म भी लेना है बेटा, अगर शॉर्ट टर्म का भी कोई लोन है तो वो भी लेना है बेटा, ठीक? डन सर। तो यहां पे तीनों चीजें याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी। डन, चलो सर। L स्टैंड फॉर, L स्टैंड फॉर, लोगो सर, लॉस ऑन सेल ऑफ। आपने कोई एसेट या कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, उसको बेचने पर आपने जितने में खरीदा था उससे कम पैसे मिले तो आपको लॉस हो गया। तो लिखो यहां सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट। डन सर। फिर से आई आ गया सर, आई का मतलब क्या है यहां पे? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा P स्टैंड फॉर, देखो बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेटा ये ना वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम लोग राइट ऑफ करते हैं, जो बैलेंस शीट में होते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी को शुरू करने से पहले आपने बहुत मोटा खर्चा किया हुआ था, अब उसको थोड़ा थोड़ा हर साल चार्ज कर रहे हो बेटा, तो वो वाले खर्चे। या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर आपने डिबेंचर इशू किया था 100 रुपए में और अब आपको लौटाते समय उसको 105 रुपए दे रहे हो, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आपने दिया वो यहां से चार्ज हुआ, ठीक? लास्ट आया बेटा यू, यू स्टैंड फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है बेटा?
हम जब शेयर्स या डिवेंचर इशू करते हैं उसका एक थ्रेशोल्ड होता है कि इससे कम इशू नहीं होना चाहिए। उससे कम इशू होने पर हम किसी बैंक को हायर कर लेते हैं या फिर किसी मीडिएटर को हायर कर लेते हैं जो ये कहता है कि अगर आपके सारे शेयर्स नहीं बिके तो बचे हुए हम खरीद लेंगे, लेकिन वो इसके लिए कुछ कमीशन लेता है, तो वो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये कमीशन कोई मैंने धंधा करने के लिए थोड़ी दिया, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का था जो आपने यहाँ पे लिखा। अगला लिखो सर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ऐसे ही रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम उनको यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ETC। डन। लेकिन ये सब किस ब्लॉक के अंदर लिखने हैं बेटा? पहले वाले ब्लॉक के अंदर लिखने हैं, ठीक है, जगह नहीं बची है, मैं ऐसे टिक कर देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक। अच्छा, जब ये हो जाएगा तब आपको क्या करना है बेटा? बोलो, जब ये हो जाएगा तब आपको क्या करना है? वेरी गुड बेटा। अब आपको यहाँ पे लेस करना है, लेस। लेस क्या करना है? यही लेस करना है सर, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। लेकिन अभी ये कौन से आइटम होंगे? ये इनकम नेचर के होते हैं। अब सुनना सुनना सुनना, अब मेरी बात को सुनना। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मेरी बात को अगर समझोगे तो समझना। मैं बना रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग की शुरुआत मैंने कहां से करी सर? आपने यहां से करी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो मेरे हिसाब से इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, लेकिन इन पैसों में मैं कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें ऐड कर रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें ऐड कर रहा हूं जो सर लेस होनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे कौन कौन सी चीज लेस नहीं होनी चाहिए थी सर? जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, ये खर्चा थोड़ी है सर। वैसे ही इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब खर्चे थोड़ी है। उसके अलावा वो चीजें भी ऐड कर रहा हूं जो एक्सपेंसेस तो हैं, जैसे डिप्रिसिएशन, लेकिन इनके लिए कोई पैसा खर्च नहीं हुआ ना, तो इसीलिए मैं इनको वापस ऐड बैक कर रहा हूं जिससे मुझे एग्जैक्ट कैश पता चले कि कितना है। ठीक वैसे ही कुछ आइटम मैं लेस कर रहा हूं कि जो सर यहां पे ऐड होने ही नहीं चाहिए थे, बट फिर भी आपने ऐड कर दिया। वो कौन से आइटम है सर? डॉक्टर डिग। लिखो सर, डॉक्टर डिग का मतलब DR, डॉक्टर, और DIG। सर ये कैसे पता चलेगा? सर देखो, आपने ऊपर एक चीज लिखी थी ना, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहां पे उसका उल्टा कर देंगे। वो क्या होगा सर? डिक्रीज इन, यहां पे आ जाएगा सर डी में, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डन सर, समझ आया सर, पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा, ऊपर आपने एक और आइटम लिखा था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो लॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? गेन। तो सर यहां पे क्या लिखेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। सर दो चीजें तो आपने बिल्कुल सही सही बता दी, मतलब ऊपर का रिवर्सल ही है। लेकिन अब बच गया सर DRI, ये बड़ा आसान है सर। डी से पहले बताओ, डी से डिविडेंड। अब मुझे एक बात बताओ, मान लिया जैसे मैं एकेडमी चला रहा हूं और आपकी आई हुई एडवांस फीस को मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में लगा दिए और कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड मेरी कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग इनकम है क्या? नहीं, मैंने अपना बिजनेस डिविडेंड कमाने के लिए थोड़ी खोला था, तो आपने ये इनकम में जोड़ दिया था, तो मैं उसको देखो इनकम से घटा रहा हूं, डिविडेंड। ठीक ऐसे ही बेटा, अगर आपको कोई रेंटल इनकम आई है तो आप वो भी हटा दो, रेंटल इनकम। और ऐसे ही अगर आपने पैसा कहीं ब्याज पे डाल दिया होगा तो वो भी है, इंटरेस्ट इनकम। डन। अब आप इनको एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रेक लेके, 2 मिनट का ब्रेक लेके आप इसको भी याद करो। चलो जल्दी से ये दिलीप यू और डॉक्टर डिग भी याद करो। चलो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने इतना याद कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताना, यहां आओ वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 में। आप मुझे बस ये बताना, वर्किंग नोट 1 में अपने को जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स लेना था और पॉइंट 2 वाला अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला लेना था, तो उसके लिए हमने वर्किंग नोट 2 बनाया था। वर्किंग नोट 2 में अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है,
तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा 2 सर, P&L अकाउंट वाला फिगर। तो अगर ये वाला फिगर डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली यूज कर लेना, ठीक। लेकिन ये अकाउंट फिर भी बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस केस में मुझे टैक्स पेड निकालना होगा, ठीक। चलो सर आगे चलूं, हाँ जी, इतना आपने याद कर लिया। अब जब इतना याद कर लिया तो अपने को पता है क्या करना पड़ेगा, अपने को अब यहाँ पे टोटल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आओ सर, यहाँ पे टोटल लगाया मैंने, और जो टोटल लगाऊंगा उस टोटल को मैं क्या बोलूंगा, उस टोटल को बोलूंगा मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिखो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं ऑपरेटिंग का, और ये मेरा फिगर आ गया, डन। थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूं, देखो सर ऐसे दिख रहा है ये, इतना आपने बना लिया, इतना आपने बना लिया, ठीक, डन। अब आओ सर अगले में, वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले तक हमने निकाल लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे दो चीजें करनी है सर, फिर से मुझे यहाँ पे ऐड करना है और फिर से मुझे यहाँ पे लेस करना है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझना, क्या ऐड और क्या लेस करना है। सुनो सुनो सुनो, अभी आप अपने दिमाग से क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो निकाल के बस ऐसे सोचना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक, डन। बोलूं, चलो सुनना, मैंने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया था पिछले साल 10,000 रुपए, पिछले साल 10,000 रुपए। इस साल उसका वो उधार 10,000 से बढ़ के 12,000 रुपए हो गया है। बताओ मेरे पास पैसा आया या गया, आया, कितना, 2,000, क्योंकि पहले 10,000 का उधार था, अब कितने का उधार हो गया, 12,000 का, मतलब 2,000 रुपए तो आए होंगे। अगला बताना, मैंने अपना एक डेटर बनाया हुआ था, डेटर का मतलब जिसको मैं माल बेचता हूं और पैसे आने बाकी होते हैं। पिछले साल वो डेटर 1,00,000 रुपए का था, इस साल वो डेटर 1,00,000 से बढ़ के 1,30,000 रुपए का हो गया। बताओ पैसा आया या गया। अब समझना, उसने ना मेरे से 30,000 रुपए का और सामान खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, लेकिन सामान तो मैं पैसों से खरीद के लाया था ना, तो इसका मतलब मेरा 30,000 रुपए और इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे बस मुझे पैसे का आना ऐड करना है और पैसे का जाना लेस करना है। तो ऐड क्या होगा सर, ऐड होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड होगा सर। दूसरा, डिक्रीज इन करंट एसेट, और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। तो दो चीजें मैंने ऐड करी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसका वाइस वर्सा फॉर्म लेस हो जाएगा, जैसे कि डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस हो जाएगा और इंक्रीज इन करंट एसेट भी लेस हो जाएगा। तो सर मुझे अब ये भी समझ में आ गया, डन। लेकिन यहां पे मुझे वापस से टोटल लगाना पड़ेगा। तो जब मैं टोटल लगाऊंगा तो वो टोटल क्या कहलाएगा, बोलो सर, वो टोटल क्या कहलाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं लिखा, मैंने लिखा है सिर्फ ऑपरेशन। मैंने क्या लिखा है, ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन से। अब समझ में आया कि ये धंधा करके मैंने कितना पैसा कमाया, पक्का पक्का पता चल गया, धंधा करके मैंने कितना पैसा कमाया। ये जो फिगर आई ना, इस फिगर का मतलब ये है कि बिना टैक्स पे किए हुए अभी तक कोचिंग चलाकर मैंने कोचिंग से फीस कितनी कमाई, ये यहाँ पे वो वाली फिगर आ गई। और वो कमाने वाली फीस कैश में कितनी आई, यहाँ पे वो वाला फिगर मैंने निकाल दिया। यहां तक लिखो बेटा, डन, लिख दिया। अरे बोलो ना सर, लिख दिया। मजाक नहीं दोस्त, पहले यहां तक लिखो, लिख दिया। अब से लास्ट काम बच गया मेरा, मुझे यहां पे लेस करना है, लेस टैक्स पेड।
अब सुनना, बच्चा कह रहा है 3, अब मेरी बात सुनना, 3 से पहले ये पहले समझ लेते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन में फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो टैक्स पेड कौन सा वाला लेंगे? बहुत बढ़िया, कौन सा वाला लेंगे सर? प्रीवियस ईयर का मतलब 2025 वाला। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था तो मुझे तो अकाउंट बनाना पड़ा होगा। अब सर कहां बनाया मैंने अकाउंट? सर ये बनाया मैंने अकाउंट। अब इसमें देखो कि टैक्स पेड कहां पे आ रहा है सर? 3 नंबर पे आ रहा है टैक्स पेड। ये देखो सर 3 नंबर पे आ रहा है टैक्स पेड। तो अब आप मेरी बात समझना बेटा, अब मेरी बात समझना, अगर आपके क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो या तो 2 नंबर देगा या तो 3 नंबर देगा। तो इसका मतलब 2 नंबर को यूज करके 3 नंबर निकालना पड़ेगा और 3 नंबर को यूज करके 2 नंबर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये बनाना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर आया था सर? यहाँ पे आया था 2 नंबर, और 3 नंबर कहाँ पे आएगा सर? यहाँ पे आएगा 3 नंबर। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो सर जब मैं ये भी यहाँ से लेस कर दूंगा तो जब भी फाइनली आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? बोलो सर, फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम, अगर पॉजिटिव आंसर है तो। नेगेटिव, कैश यूज्ड इन, लिखो सर कैश फ्लो, अगर आंसर पॉजिटिव है तो, लेकिन नेगेटिव है तो कैश यूज्ड। अगर कैश फ्लो तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम, लेकिन अगर यूज आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इस वाली फिगर को अपन 2 बार लिखते हैं, एक बार यहां और एक बार मेन कॉलम में। डन। बोलो समझ में आया क्या? एक बार मैं आपको वापस से छोटा करके यहाँ पे दिखा देता हूं कि हमने कितना पढ़ लिया। इतना मैंने पढ़ लिया है, ये आपका ऑपरेटिंग है बेटा। आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, याद करना तो याद कर लो। फिर से मैंने आपको दिया 1 मिनट का टाइम, नहीं 2 मिनट का टाइम, नहीं तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से मुझे कम से कम 1 साल देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि टाइम कम है मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ये पूरा मुझे आपसे याद चाहिए, अभी मैं आपसे लिखवाऊंगा। चलो सर, दिया मैंने आपको 5 मिनट का टाइम। चलो नाराज बच्चों, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि आप लोगों ने ये फॉर्मेट पूरा का पूरा याद कर लिया। ऑपरेटिंग आपको याद हो गया। अब अगला कौन सा होता है दोस्त? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगले 3 से 5 मिनट में दोनों खत्म होएगा, बस ध्यान लगा लेना बेटा। चलो सर लिखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग, सच मानो मेरी बात, आप फोन को साइड में रख दो एक दिन के लिए, आपको पता चलेगा कि दिन साला कितना बड़ा होता है। फोन की वजह से दिन इतना सा हो गया है। डन सर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अभी 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 सुनो सुनो सुनो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे एक कोचिंग मैं जो चला रहा हूं, मैंने इस कोचिंग में, कोचिंग को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। किन किन चीजों में भाई? मैंने प्रोजेक्टर लगाया, कैमरा लगाया, टीवी लगाया, पंखा लगाया, एसी लगाया, पेनटेप लगाया, बहुत सारी चीजें लगाई। तो ये सारा पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब बिजनेस के लिए ये इनफ्लो है। बिजनेस के लिए क्या है ये? इनफ्लो। पक्का? पक्का नहीं भाई, आउटफ्लो है, क्योंकि इन सब चीजों को खरीदने में पैसा बिजनेस से चला गया। इन सब चीजों को खरीदने में बिजनेस से पैसा चला गया। तो बिजनेस के लिए सारा पैसा क्या है? जब भी कोई एसेट बिजनेस में आता है तो ये क्या हो गया? आउटफ्लो। लेकिन कल को जब वही एसेट खराब हो जाता है या जब मुझे उसकी जगह कोई दूसरा एसेट लेना होता है तो उन एसेट्स को मैं बेच देता हूं, तो उससे पैसा क्या होता है? आ जाता है। तो अभी मैंने 2 बातें याद रख ली कि बिजनेस में अगर कोई एसेट आएगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, लेकिन अगर बिजनेस से कोई एसेट चला जाएगा तो कैश का इनफ्लो होगा। लिखो सर, 2 बातें तो लिखनी है, लिखो। आपको पहले ऐड करना होता है, क्या? ऐड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। कई बार मैं कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से एक बात याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी नहीं होनी चाहिए? अदर देन, अरे बोलो ना, क्या बात है? अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सर इससे पैसा आया कि गया? आया, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? प्रोसीड फ्रॉम सेल। मैंने एसेट बेच दिया तो पैसा आ गया। तो पैसा जाएगा कब? जब खरीदेंगे। तो लिख दो सर लेस
लेस परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। मजा तो आएगा ही, पढ़ते कहाँ हो। डन। लेकिन 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 अब छोटी सी बात याद रख लेना, छोटी सी बात याद रख लेना। जब आप बेटा, जब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, भाई आपसे मुझे एडवांस फीस आ गई, मैं पैसा खर्च कर नहीं सकता क्योंकि मेरा ऑब्लिगेशन है कि आपको मुझे पूरे साल पढ़ाना है, तब वो पैसा मेरा होगा। तो तब तक मैं आपकी एडवांस फीस को क्या करता हूं, बैंक में रख देता हूं और कुछ पैसा उसमें से किसी कंपनी के शेयर में लगा देता हूं। तो उससे मुझे क्या आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है या फिर इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये कैश का इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इनफ्लो। तो सर आप इसको भी ऐड कर देना, लिखो सर ऐड डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। अगर आपने अपना कोई एसेट उधार चढ़ा दिया, रेंट पे चढ़ा दिया, तो भी अगर पैसा आएगा तो वो भी माना जाएगा। डन सर, अब आप यहाँ पे लिख लो सर, ये ऐड हुआ, ये लेस हुआ और ये ऐड हुआ। इन तीनों को जब हम लोग टोटल मारेंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहाँ डाला है, कहाँ डाला, लिखो सर। अब लिखो सर, लेवल तो साले तेरे भी निकलेंगे अभी। लिखो कैश फ्लो या स्लैश कैश यूज्ड, फिर आएगा फ्रॉम या फिर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी ना कमाल की बात है, एक बच्चे ने पता है क्या बोला क्लास शुरू करते समय, कि सर मुझे ऑपरेटिंग आता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं आता। जबकि नीच को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आना चाहिए, ऑपरेटिंग ही नहीं आना चाहिए। देखो जरा, खुद अंदाजा लगा, ऑपरेटिंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसको ऑपरेटिंग आता है, मतलब 90% बंदे को आता है, 10% में प्रॉब्लम है, वो आज दूर हो रही है। ठीक, डन बेटा, डन। लेकिन ये महा झूठ भी है, क्योंकि जिसको ऑपरेटिंग आता होगा भाई वो तो वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सीख ही लेगा, है ना। झूठ बोलता है ये, झूठा तो है ही ये। लिखो सर अगला, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तू तो बता ही मत बेटा, तू नॉन कमिटमेंट वाला आदमी बन गया अब। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा डन। आज मैंने जितने भी बच्चों का मोबाइल लिया है, अगर आपके मोबाइल का मैं स्क्रीन टाइम देखूंगा, अगर आपका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम आया तो मोबाइल मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, और अगर 2 घंटे से ज्यादा आया तो भाई मोबाइल जो जहां है वो वहीं पे रहेगा। ठीक, क्लास के बाद डिसाइड करेंगे। हाँ नहीं नहीं, ध्रुव की बात नहीं कर रहा, ध्रुव का मोबाइल तो परमानेंट ही फॉरफिट हुआ है। डन, आज वाले का डन। देखा, मैंने बोला था ना, कोई ले आए 100 ये नहीं ला पाएगा, ये छूटते ही मजे लेने लगता है ना। अरे वाह वाह वाह, हंसी देखो, अरे बहुत बढ़िया बेटा। क्या सीरियसनेस क्या होती है वो हॉस्पिटल जाके देखना। मैं तो सर ऐसा ही, क्या मैं तो ऐसा ही हूँ। डन, आओ सर देखना सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड करना आपको। ऐड, पहला क्या ऐड करना है आपको, आपको पहला ऐड करना है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ। क्या बात है, लिखो सर, लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। हमने क्या किया, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स कौन कौन से होते हैं भाई, शेयर कैपिटल। क्या बात है, तो दोनों शेयर से लेना बेटा, इक्विटी शेयर से भी और बोलो प्रेफरेंस शेयर से भी। दोनों के पैसों को अपने को ऐड करके बाहर लिखना है। लेकिन आप मुझे एक बात बता देना बस छोटी सी, फिर मैं आपको आगे बात करूंगा। हम यहाँ पे पार वैल्यू लेते हैं या प्रीमियम वैल्यू लेते हैं, पक्का। मान लिया मैंने 100 रुपए का शेयर 110 में इशू किया है, तो पैसे कितने आए होंगे। सालो तुम बड़े बदतमीज हो। मैंने 100 वाला शेयर बोला कि तुमको मैं 110 में बेचूंगा, तो पैसे कितने आए होंगे। तो भाई पैसा इन कितना हुआ 110, तो ऐड भी कितना होगा 110। बड़े बहन छोड़ो,
हाँ तभी तो वहां जाके देखो हमने क्या किया है, यहां पे लेस, अब वहां पे जाके देखो किसका प्रीमियम है, रिडम्पशन का सर, लेकिन लिंक कर रहा है ये अच्छी बात है, बाकी तो लिंक भी नहीं कर पा रहे हैं। गुड, कोई बात नहीं, गलत ही सही, लिंक तो कर रहा है। वो एक ना तू ले लियो, ठीक है। हाँ, पार प्लस प्रीमियम, पार प्लस प्रीमियम, डन। आप यहां पे ऐड करके लिख दोगे, डन। दूसरा देखो सर, वैसे मैं बहुत जेन्युइन बात बताऊं, पूर्वी को लेके, पूर्वी पर मुझे आज भी भरोसा है कि वो बंदी 100 नंबर वाली लड़की है, पता नहीं क्यों, नहीं नहीं पता नहीं, वो जिस सोसाइटी से आती है ना, जिस ग्रुप से आती है, नहीं सच में जेन्युइनली कैलिबर है बंदी में, पर बंदी की इधर उधर कहीं फंस रही है। मैडम कोई प्रॉब्लम, डांडिया नाइट अभी तक, डन। दूसरा, प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम, क्या बात है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, मैंने डिबेंचर इशू किए, उससे पैसा आ गया, बैंक लोन से पैसा आ गया, बैंक लोन से पैसा आ गया, डिवेंचर से पैसा आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से पैसा आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से पैसा आ गया, बस पैसा आ गया। पैसा कैश क्रेडिट से आ गया, और पैसा ओवरड्राफ्ट से भी आया, लेकिन ओवरड्राफ्ट वाला मैं अलग से लिखूंगा थर्ड, क्योंकि उसके लिए ना प्रोसीड वर्ड यूज नहीं हुआ। हाँ हाँ, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये मैंने अलग से लिखा है बेटा। ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको लेनी पड़ती है बैंक में जाके, बैंक ने आपको बोला कि 1 लाख की लिमिट है आपकी, नहीं लिमिट बढ़ाने से नहीं, अगर आपने उसमें से पैसा निकाला है ना तब माना जाता है कि पैसा आया। तो अगर ओवरड्राफ्ट बढ़ गया आपका, पता चलता है कि सर पहले तो ओवरड्राफ्ट 0 था, आपने उसको निकाल के पैसा 1 लाख कर दिया, तो 1 लाख बढ़ गया, डन। इतना लिखो बेटा, हो गया। तो आपने 3 बातें लिखी, अब सर लेस करो, अब सर इसमें लेस करो, कितनी बातें, आओ सर देखो, पहला नंबर 1, पहला बात, आपका पहला पैसा कहां से आया था, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन आप इशू ऑफ का पैसा लौटाते हो, प्रेफरेंस का पैसा लौटता है, लेकिन इक्विटी का पैसा नहीं लौटता है, लेकिन उसका बायबैक होता है, उसका क्या होता है, बायबैक होता है। तो पहले में लिखो सर बायबैक ऑफ, लेकिन ये आपके एग्जाम में आता नहीं है बेटा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ जी बेटा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर 2, रिडम्पशन ऑफ, बोलो ना सर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब मुझे सोच के बताना, और जो शुभ ने आज की क्लास में लिंकेज करी है ऑपरेटिंग से, अभी देखते हैं वो सही कर पाता है कि नहीं कर पाता है। शुभ मेरे भाई, मैंने ना प्रेफरेंस के 100 रुपए लौटाए, साथ में 10 रुपए प्रीमियम का भी लौटाया, तो यहां पे बोलो कितना लौटेगा, पार प्लस प्रीमियम, यहां पे वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है ना, और ऑपरेटिंग में प्रीमियम क्या हुआ था, ऐड हुआ था, तो वहां पे ऐड हुआ, यहां पे लेस हुआ। ऐड वहां पे क्यों हुआ, क्योंकि वहां का खर्चा नहीं था भाई, तो वहां के पैसों को तुम क्यों घटा रहे हो, वहां के पैसों को बढ़ा लो, लेकिन वो खर्चा कहां का है, यहां का खर्चा है, इसलिए यहां से इसको घटा लो। बोलो समझे क्या, लॉजिकल भी समझा के चल रहा हूं, लेकिन तुम कहां ही समझते हो। थर्ड, रिडम्पशन ऑफ, कायदे से तो तुझे होना चाहिए जो कि मुझे हो रहा है, रिडम्पशन ऑफ, भाई तेरे एग्जाम आ रहे, मेरे थोड़ी आ रहे भाई, मेरे तो फिर नया बैच मिल जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पे भी हम पार प्लस प्रीमियम ही लेते हैं बेटा। फोर्थ, अब यहां पे वर्ड ना रिडम्पशन यूज नहीं होता, रीपेमेंट यूज होता है, रीपेमेंट ऑफ, क्या बात है बेटा, बैंक लोन,
शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डन, ये आया। अच्छा, फिफ्थ में बेटा आपने ऊपर लिखा था ना इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या बात है बेटा, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। डन, इतना समझ में आया क्या? पक्का पक्का। अभी लास्ट वाला रेड पेन से लिख रहा हूं बेटा, सिक्स लास्ट 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 लास्ट। आप क्या हमेशा कंपनी में डिविडेंड रिसीव करते हो या पे भी करते हो? हम दोनों करते हैं बेटा, डिविडेंड हम पे भी करते हैं। किसके ऊपर? हमने जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे थे उनको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो बताओ कंपनी के लिए पैसे का इन है कि पैसे का आउट है? आउटफ्लो। तो बेटा यहां पे आया डिविडेंड पेड, लेस हुआ डिविडेंड पेड। अगर आपने डिवेंचर, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग से पैसा लिया हुआ है तो वहां पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो यहां पे वर्ड आएगा इंटरेस्ट पेड। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आ गई तो इसको करते हैं अब क्लोज, इसका भी काम हो गया खत्म। ये लेस हो रहा है बेटा, इन सब का अपन टोटल लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? बोलो सर आंसर क्या आएगा? कैश फ्लो स्लैश यूज्ड फ्रॉम स्लैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेटा। लेकिन काम यहां पे भी खत्म नहीं हुआ है अभी। अब क्या होगा दोस्त? नहीं पागल है क्या? अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे दोस्त बोलो? अब हम ऑपरेटिंग के कैश फ्लो को, इन्वेस्टिंग के कैश फ्लो को और फाइनेंसिंग के तीनों का टोटल यहां लगाएंगे और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट इंक्रीज, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन, क्या लिखे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां पे लिख दिया। डन। इसके बाद अपन इसमें ऐड कर देंगे, क्या क्या कर देंगे? ऐड ओपनिंग, भाई क्लास चल रही है। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन फिर आपको यहां पे याद रखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है यहां पे? अरे यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब यहां पे करंट इन्वेस्टमेंट भी है भाई, वो गलत नहीं करना। करंट इन्वेस्टमेंट वाली फिगर को भी ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। लेकिन बेटा जब आप इस फिगर में ये वाली फिगर ऐड कर दोगे तो आपके क्वेश्चन में जो क्लोजिंग का कैश फ्लो का आंसर है ना वो टैली करना चाहिए, वो टैली करके यहां पे आना चाहिए, वो आंसर यहां पे आना चाहिए। अगर वो आंसर और ये वाला आंसर मैच कर गया तो सर ये कहलाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो सर समझ आया क्या? डन सर। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाकर हमने कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट लर्न कर लिया बेटा, पूरा का पूरा फॉर्मेट हमने लर्न भी कर लिया, बना भी लिया, सीख भी लिया। ठीक, अब सर आप, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस पोजीशन पे आ गए हो कि अब मेरे साथ एनसीईआरटी के वो 3 क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे क्लास में हम इसको देखते हैं। ठीक, चलो सर 10 मिनट का ब्रेक एंजॉय करो, फिर दूसरा वीडियो देखना। डन, थैंक यू सो मच।